मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मूल रूप से हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 20 सालों से मेरा घर यही सड़क है, यही नेशनल हाईवे NH। मेरी पहचान मेरा ट्रक है, जिसका नाम मैंने जय माता दी रखा है। लोग कहते हैं कि ट्रक चलाना आसान है, पर सच पूछो तो यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक जिंदगी है जहां हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। फिलहाल मैं महाराष्ट्र से माल लेकर उत्तर भारत की तरफ जा रहा हूं। यह सफर हजारों किलोमीटर का है और इसी सफर में मैंने वो सब देखा जो कोई इंसान अपनी खुली आंखों से देखना नहीं चाहेगा। यह घटना आज से करीब 4 साल पुरानी है। मैं तब भी इसी ट्रक को चलाता था। मुझे याद है, मैं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर दिल्ली जा रहा था। यह सफर बहुत लंबा था और मुझे माल जल्दी पहुंचाना था, इसलिए मैं रात को भी लगातार ड्राइविंग कर रहा था। गर्मी का मौसम था और रात के 2 बजे के आसपास जब मैं राजस्थान के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था तो सड़क एकदम शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सारे शोर कहीं दूर चले गए हों और सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन ही जिंदा हो। वह नेशनल हाईवे नंबर 48 का एक हिस्सा था, अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ। यह इलाका बहुत कम आबादी वाला है और रात को यहां मीलों तक कोई रोशनी नहीं दिखती। ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में बस आगे की सड़क दिखाई दे रही थी और उसके दोनों ओर घना अंधेरा था। मैंने चाय पीने के लिए थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा, लेकिन वहां कोई ढाबा या चाय की दुकान नहीं थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर और चलाता हूं, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। इसी बीच मुझे ट्रक के साइड मिरर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि शायद आंखें थक गई हैं, इसलिए भ्रम हो रहा है, पर जब मैंने दूसरी बार ध्यान से देखा तो मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है। वो बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन उसकी गति मेरे ट्रक की गति से ताल मिला रही थी। मैंने ब्रेक लगाए और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इंजन बंद करने के बाद जो सन्नाटा छाया वो इतना गहरा था कि मुझे अपने कानों में खून के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, खाली सड़क, चांद की धुंधली रोशनी और दूर पहाड़ियों की परछाइयां। मैंने खुद को डांटा, राजेश तू थक गया है। ज्यादा काम करने से दिमाग ऐसी ही अजीब चीजें दिखाता है। मैंने पानी पिया और दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया और गियर डाला, मेरी नजर फिर से साइड मिरर पर गई। इस बार वह चीज पहले से ज्यादा साफ थी और इस बार वह चल नहीं रही थी, बल्कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वह एक औरत थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। इस सुनसान जगह पर रात के 3 बजे किसी औरत का सड़क के बीचों बीच खड़ा होना बहुत अटपटा लगा। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, फिर 2 बार। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो वैसे ही खड़ी रही। मुझे लगा शायद उसे मदद की जरूरत है या वह सदमे में है, पर मेरा ड्राइवर का तजुर्बा कहता था कि रात के वक्त इस तरह के सुनसान रास्तों पर कभी भी किसी अजनबी के लिए नहीं रुकना चाहिए। कई बार ये चोरों या डाकुओं की चाल होती है, पर इस बार मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह इतनी स्थिर खड़ी थी कि मुझे लगा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि मैंने फिर से हॉर्न बजाया, इस बार जोर से और देर तक। बस फिर क्या था, जैसे ही हॉर्न की आवाज खत्म हुई, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, उनकी जगह बस 2 गहरे खाली गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखों की पुतलियां और नसें खींच ली हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मेरा हाथ अपने आप गियर लीवर पर गया और मैंने ट्रक को रिवर्स गियर में डाल दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों की जगह खाली गड्ढे। यह दृश्य मेरे दिमाग को सुन्न कर गया था। मैंने ट्रक को तुरंत रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। मेरी आंखों के सामने बस वह डरावना चेहरा था जिसमें आंखें नहीं थीं। मैं इतना डर गया था कि बस वहां से भाग जाना चाहता था, चाहे वह जगह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। ट्रक पीछे जाने लगा और मैंने साइड मिरर में देखा। वह औरत अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी,
लेकिन अब उसने अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए और मेरी तरफ इशारा किया, जैसे वह मुझे अपने पास बुला रही हो। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे पेड़ की सूखी हुई टहनियां। मैंने रिवर्स में ही ट्रक को करीब 50 फीट पीछे ले लिया। मुझे पता था कि मुझे घूमकर भागना पड़ेगा, पर इस सुनसान सड़क पर इतना बड़ा ट्रक घुमाना आसान नहीं था। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया ताकि मैं आगे का गियर डालकर तेजी से भाग सकूं, मैंने देखा कि वह औरत अब वहां नहीं थी। सड़क खाली थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद वह चली गई, मैंने सोचा। मैंने तेजी से आगे का गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे भागा। मेरी नजरें लगातार साइड मिरर पर टिकी थीं। मैं जानता था कि वह किसी भी पल फिर से दिखाई दे सकती है। करीब 1 किलोमीटर तक मैंने तेजी से गाड़ी चलाई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं सुरक्षित दूरी पर आ गया हूं। जैसे ही मैंने थोड़ा चैन महसूस किया, एक बहुत ही धीमी, ठंडी और भयानक हंसी की आवाज मेरे कान में गूंजी। वह हंसी मेरे ट्रक के अंदर से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह आवाज ठीक मेरी सीट के पीछे मेरे सिर के पास से आई हो। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और ब्रेक लगाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मैंने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे पता था कि अगर मैंने पीछे देखा तो मैं ट्रक पर से कंट्रोल खो दूंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर मेरे कंधे पर कुछ बहुत ठंडा और गीला महसूस हुआ, जैसे किसी ने अपने ठंडे हाथ की उंगलियां मेरे टी शर्ट के ऊपर से मेरी चमड़ी पर रखती हों। वह स्पर्श इतना भयानक था कि मेरी रूह कांप उठी। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, पर वह ट्रक के इंजन के शोर में दब गई। मैं बस भगवान का नाम लेता रहा और आंखें बंद करके ट्रक को तेजी से भगाता रहा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे। तभी उस हंसी की आवाज फिर आई, पर इस बार वह मेरे बहुत करीब थी, जैसे कोई मेरे चेहरे के पास झुककर हंस रहा हो। और फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, गाड़ी रोको, मैं थक गई हूं। यह आवाज किसी औरत की थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया बोल रही हो। मेरे हाथ पैर अब काम करना बंद कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और सामने मोड़ आ गया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और ट्रक सड़क पर बुरी तरह फिसलने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तभी अचानक मेरे कंधे से वह ठंडा स्पर्श हट गया। हंसी की आवाज एकदम बंद हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। ट्रक मुश्किल से संभला और वापस सीधी सड़क पर आ गया। मैं कांपते हुए धीमे धीमे ब्रेक लगाता गया, जब तक कि ट्रक रुक नहीं गया। मैं तेजी से सांस ले रहा था। मैंने डरते डरते पीछे की सीट पर देखा। वहां कुछ नहीं था, खाली सीट, मेरी पानी की बोतल और मेरा छोटा सा बैग। ये सब क्या था? क्या ये सच में हुआ? मैंने अपने आप से पूछा। मैंने ट्रक के अंदर की लाइट जलाई। मैंने हर कोने को देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरी नजरें सामने के डैशबोर्ड पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे छोटे से गणेश जी की मूर्ति, जिसे मैं हमेशा वहीं रखता था, उलटी पड़ी थी। और मूर्ति के ठीक बगल में डैशबोर्ड पर मिट्टी और खून का एक छोटा सा गीला निशान था। मुझे पता था कि यह मेरा भ्रम नहीं था, यह सब सच था। मैं अभी भी अकेला था और वह चीज जो भी थी वह यहीं मेरे साथ थी। गणेश जी की उलटी मूर्ति और डैशबोर्ड पर खून और मिट्टी का गीला निशान देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं सीट पर जकड़ा बैठा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं जिंदा कैसे बचूंगा। मुझे लगा कि अगर मैंने इस सुनसान जगह पर ट्रक रोका तो वह चीज फिर से वापस आ जाएगी। मैंने तुरंत अपने हाथ से वह गीला निशान पोंछा। वह छूने में चिपचिपा और बहुत ठंडा था। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और डैशबोर्ड पर थोड़ा पानी डाला, फिर रूमाल से उसे साफ किया और भगवान गणेश जी की मूर्ति को उठाकर सीधा रखा। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन उनसे प्रार्थना की, गणेश जी, आप ही मेरी रक्षा करो, इस भयानक रात से मुझे निकालो। प्रार्थना से थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने इंजन स्टार्ट किया। मुझे पता था कि अब रुकना मौत को दावत देना है।
मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। मेरी नजरें अब सड़क पर कम और दोनों साइड मिरर पर ज्यादा थीं। मैं हर एक आहट और हर परछाई पर ध्यान दे रहा था। ट्रक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। करीब आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। अंधेरी सड़क, ट्रक की लाइटें और मेरे दिल की तेज धड़कन। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और वह बुरी बला अब जा चुकी है। तभी मेरे सामने सड़क पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर मैंने एक तेज लाल रंग की रोशनी देखी। यह कोई इमरजेंसी लाइट नहीं थी, न ही किसी ढाबे की रोशनी। यह लाल रोशनी ऐसी थी जैसे किसी जलते हुए कोयले का टुकड़ा जमीन पर रखा हो। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, मैंने देखा कि वह रोशनी एक बहुत ही छोटी सी दुकान से आ रही थी जो सड़क के किनारे अकेली बनी हुई थी। वह दुकान नहीं बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर कुछ लकड़ी के डंडे और टायर रखे हुए थे। यह शायद कोई पंक्चर बनाने वाला या चाय की गुमटी थी जो इस रात में भी खुली थी। मेरे मन में थोड़ी आस जगी। एक इंसान, एक और रोशनी, यही काफी था। मैंने ट्रक को दुकान से थोड़ा पहले सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इंजन बंद करने से पहले मैंने चारों तरफ देखा। इस बार कोई नहीं था। मैं ट्रक से बाहर निकला। बाहर की हवा ठंडी थी पर मेरे माथे पर पसीना था। मैं तेजी से उस दुकान की तरफ बढ़ा। दुकान के अंदर से मिट्टी के तेल के दिए की धीमी रोशनी आ रही थी। बाहर एक पुराना लकड़ी का बेंच पड़ा था। मैंने देखा कि दुकान के दरवाजे पर एक पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे के पीछे एक आदमी की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे वह कुछ गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजे पर्दे को हटाया। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने आंखों पर मोटा चश्मा लगा रखा था। वह एक पुरानी रेडियो पर कुछ सुन रहा था और अपने हाथ से एक टायर के टुकड़े को सिल रहा था। नमस्ते बाबा, मैंने कहा। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और मुझे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आओ बेटा, बैठो, उसने अपनी धीमी थकी हुई आवाज में कहा। रात के इस पहर कहां से आ रहे हो? मैंने बेंच पर बैठते हुए कहा। जी, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, दिल्ली जा रहा हूं। बहुत थक गया था और मैंने रास्ते में कुछ अजीब देखा। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे वह पहले से ही जानता हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। उसने अपने पास रखी हुई एक छोटी लोहे की केतली से मेरे लिए एक कप चाय डाली। चाय का रंग गाढ़ा और खुशबू तेज थी। अजीब देखा? उसने धीरे से पूछा। क्या एक औरत को देखा बेटा, फटे पुराने कपड़ों में, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी? यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी रूह कांप उठी। हाँ बाबा, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आपने कैसे जाना? बूढ़े आदमी ने अपनी निगाहें नीचे झुका ली और टायर के टुकड़े पर फिर से काम करने लगा। यह सड़क, यह हाईवे बेटा, यह सिर्फ सड़क नहीं है, उसने कहा। यह उसका शिकार करने का मैदान है। तुम अकेले नहीं हो। हर हफ्ते कोई न कोई थका हारा ड्राइवर यहां रुकता है और उसे देख लेता है, और जिसने उसे देखा उसे वह इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वह चाय का कप मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, यह चाय पियो, यह तुम्हें थोड़ी हिम्मत देगी। तुमने उसे देखा है, पर अच्छी बात यह है कि तुम जिंदा यहां तक आ गए हो। लेकिन वह अब तुम्हारे ट्रक में है, वह तुम्हारे पीछे लगी है। तुम यहां जितना ज्यादा रुकोगे, उसे तुम्हें पकड़ने में उतनी ही आसानी होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अजनबी आदमी एक सुनसान हाईवे पर मेरी कहानी बिना बताए जानता था, पर उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसने मेरे सारे संदेह मिटा दिए। पर वह कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी अपने काम से नजरें हटाए बिना बोला, वह एक भटकी हुई आत्मा है। लोग कहते हैं कि वह यहां 20 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गई थी। उसका शरीर इस ट्रक के नीचे दब गया था और उसे न्याय नहीं मिला, और अब वह अपना बदला लेने के लिए हर उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढती है जो यहां रात को अकेला चलता है। बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी आवाज में अब निराशा थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हें रुकना नहीं है बेटा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बस चलते रहना होगा। लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी कर दी। तुम्हारे ट्रक में एक आईना है जहां वह हमेशा देखती है।
उसकी बात सुनकर मेरे मन में तुरंत ख्याल आया, साइड मिरर। वह हमेशा मेरे साइड मिरर में ही तो दिखाई देती थी। कौन सा आईना बाबा? मैंने पूछा। तुम जानते हो बेटा, वह जहां अपने आप को सबसे ज्यादा देखती है, उसे तोड़ दो अभी और यहां से भाग जाओ, जितनी तेजी से भाग सकते हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने कहा था, तुम्हारे ट्रक में एक आईना है जहां वह हमेशा देखती है। और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह किस आईने की बात कर रहा था। वह थी ट्रक की साइड मिरर। हर बार जब भी मैंने उसे देखा था, वह आईने में ही दिखाई दी थी। मैंने तेजी से चाय का कप बेंच पर रखा। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, उस आईने को तोड़ना। धन्यवाद बाबा, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। जल्दी करो बेटा, देर मत करना, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं भागा भागा अपने ट्रक की तरफ गया। मेरी आंखें दहशत से चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे लगा कि वह औरत कहीं भी हो सकती है। ट्रक के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। सबसे पहले मैंने बाईं तरफ के साइड मिरर को देखा। वह बड़ा सा आयताकार शीशा जो रात के अंधेरे को और डरावना बना रहा था। मैंने अपने टूल बॉक्स से एक बड़ा सा भारी पाना रेंच निकाला। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने पाना उठाया और उस शीशे पर मारने के लिए हाथ पीछे खींचा, मुझे ट्रक के अंदर से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। धड़ाम। यह आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के अंदर सीट के पीछे जोर से कुछ पटका हो। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और हिम्मत करके अंदर झांका। सब कुछ ठीक था, कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे मन में वह भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। पर इस बार वह बहुत धीमी और दबी हुई थी, जैसे कोई गहरी सांस लेते हुए हंस रहा हो। मुझे लगा कि वह मुझे रोक रही है। वह नहीं चाहती कि मैं उस शीशे को तोड़ूं। मैंने तुरंत फैसला लिया, अगर मैं डर गया तो मैं हार जाऊंगा। मैं उस आवाज और डर को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत से वह पाना बाईं तरफ के साइड मिरर पर दे मारा। क्रैक। कांच के टूटने की एक भयानक आवाज आई। शीशा हजारों टुकड़ों में बिखर गया और उसके कुछ टुकड़े सड़क पर गिर गए। उसी पल ट्रक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी, इतनी भयानक और दर्दनाक थी, जैसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वह चीख ऐसी थी जैसे किसी को जबरदस्त चोट लगी हो, और वह आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। मेरी रूह कांप उठी, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका। मैं तुरंत ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर गया। मेरा दायां साइड मिरर अभी भी साबुत था। यही वह आईना था जिसमें मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने पाना उठाया और बिना किसी डर या हिचकिचाहट के पूरी ताकत से उसे इस शीशे पर मारा। क्रैक। यह शीशा भी टूटकर बिखर गया। जैसे ही दूसरा शीशा टूटा, चीख की आवाज और भी तेज हो गई, और इस बार वह ट्रक के बोनट के ऊपर से आई, जैसे कोई मेरे ऊपर झपटा हो। मैं पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी नजरें बोनट की तरफ थीं। वहां कोई नहीं था, लेकिन बोनट पर ताजा गाढ़ा लाल खून बह रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथों से बोनट को जोर से खरोंचा हो। खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने तेजी से खुद को उठाया। मैं बूढ़े आदमी की तरफ भागा, जो अब भी वहीं बैठा था। बाबा, मैंने तोड़ दिया, मैंने दोनों शीशे तोड़ दिए। बूढ़ा आदमी अब भी शांत बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब थोड़ी चिंता दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा किया बेटा, अब बैठो मत। अब वह और भी गुस्से में होगी। वह अब तुम्हें अपने पास महसूस नहीं कर सकती। तुम्हें यहां से भागना होगा, रुकना नहीं है, बस चलाते रहना। मैंने पल भर भी नहीं सोचा। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर अब डर के साथ साथ बचने की एक जिद भी थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की लाइटों की रोशनी में मुझे बूढ़े आदमी की दुकान के ठीक सामने सड़क पर एक काला गंदा सा कपड़ा दिखाई दिया। वह वही कपड़ा था जो उस औरत के शरीर पर था। ऐसा लगा जैसे वह कपड़ा वहीं गिर गया हो। मैंने हॉर्न बजाया और तुरंत पहले गियर में ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जब मैं बूढ़े आदमी के पास से गुजरा तो उसने अपना हाथ हिलाया, जैसे मुझे अलविदा कह रहा हो, या शायद मुझे शुभकामनाएं दे रहा हो। मैंने तेजी से सड़क पर रफ्तार पकड़ी। अब मेरे पास कोई साइड मिरर नहीं था।
मुझे पीछे क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक अजीब सा डर था, क्योंकि अब मैं पीछे के खतरे से अनजान था। करीब 10 किलोमीटर तक मैं पूरी रफ्तार से ट्रक भगाता रहा। तभी मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध ऐसी थी जैसे सड़ी हुई मिट्टी और पानी का मिश्रण हो, और वह मेरे ठीक पास से आ रही थी। मैंने ट्रक की खिड़की के शीशे ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन गंध और तेज हो गई, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे ट्रक के ऊपर मेरी कैबिन की छत पर कुछ भारी चीज खिसट रही है। खुर्रा खुर्रा खुर्रा। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखून जोर से धातु पर रगड़ रहा हो, और वह चीज मेरे ट्रक की छत पर ठीक मेरे सिर के ऊपर थी। मेरे ट्रक की छत पर ठीक मेरे सिर के ऊपर वह खुर्र खुर्र की आवाज अब साफ और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जोर से मेरे ट्रक की धातु को नोच रही हो। सड़ी हुई मिट्टी और गीलेपन की गंध अब इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था और पूरी रफ्तार से ट्रक को भगा रहा था। मैं जानता था कि वह औरत अब ट्रक के अंदर नहीं थी, बल्कि मेरे ट्रक की कैबिन की छत पर थी। वह मुझे ऊपर से देख रही होगी और शायद इंतजार कर रही होगी कि मैं कब धीमा हूं। मैं आंखें बंद करके बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यह सड़क किसी गांव या शहर की तरफ मुड़े, जहां रोशनी और लोग हों। धड़ाम। अचानक मेरे ठीक ऊपर एक जोरदार वार हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी और कठोर चीज छत से टकराई हो। ट्रक का ऊपरी हिस्सा, जहां मैंने सामान बांधा था, बुरी तरह हिल गया। फिर आवाज आई, राजेश, क्यों भाग रहा है? रुक जा, बहुत दर्द हो रहा है। यह आवाज अब दबी हुई नहीं थी, ये मेरे ट्रक के अंदर हर कोने में गूंज रही थी। वह आवाज गुस्से और दर्द से भरी थी। मैंने डर के मारे एक्सीलरेटर पर और जोर लगा दिया। मेरा ट्रक अब लगभग हवा से बातें कर रहा था। तेज रफ्तार में होने के कारण ट्रक बुरी तरह हिल रहा था। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं ऐसे ही सीधा भागता रहा तो वह किसी भी पल कैबिन के सामने आ सकती थी। तभी मुझे एक बात याद आई। हर हाईवे पर, खासकर सुनसान रास्तों पर, बीच बीच में कुछ बड़े गड्ढे या ऊबड़ खाबड़ पैच होते हैं, जिन्हें ड्राइवर अक्सर रात में अनदेखा कर देते हैं। मैंने तेजी से स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। पहले हल्का सा दाएं, फिर तुरंत बाएं। मैं जानबूझकर ट्रक को लहर की तरह चला रहा था। मेरा मकसद साफ था। अगर वह छत पर है तो तेज और अचानक झटकों से वह अपना संतुलन खो देगी। खुर्रर्रर। जैसे ही मैंने पहला जोरदार मोड़ लिया, छत से एक तेज घिसटने की आवाज आई और मुझे लगा जैसे किसी का वजन एक तरफ झुक गया हो। मैंने और तेजी से ट्रक को जिग-जैग तरीके से चलाना शुरू कर दिया। चीकर! इस बार आवाज छत से नहीं बल्कि बाहर हवा में आई। यह दर्द और आश्चर्य का मिश्रण थी। मैंने तुरंत गाड़ी सीधी की और सामने देखने लगा। अब छत पर वह खुर्र खुर्र की आवाज बंद हो चुकी थी। सड़ी हुई गंध भी हल्की होने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पास साइड मिरर नहीं था, लेकिन मैंने बस इतना देखा कि सड़क पर कुछ दूर तक मिट्टी और गीली चीजों के निशान फैले हुए थे, जैसे कोई चीज जोर से घिसटती हुई सड़क पर गिरी हो। मैं एक गहरी लंबी सांस ली। मैं कामयाब हो गया था। मैंने उसे नीचे गिरा दिया था। अब मैं एकदम सीधी सड़क पर था। मैं धीरे धीरे रफ्तार कम करने लगा ताकि इंजन और टायर ज्यादा गर्म न हो जाए। मुझे अभी भी लंबा सफर तय करना था। करीब 15 मिनट तक मैंने बिना रुके गाड़ी चलाई। अब मेरे चारों तरफ घना अंधेरा नहीं था। दूर से कुछ हल्की पीली रोशनी दिखाई देने लगी थी। ये किसी कस्बे या बड़े गांव की रोशनी थी। जैसे ही मैं थोड़ा शांत हुआ, मैंने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। मेरे पैर अभी भी एक्सीलरेटर पर थे। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और गला गीला किया। बोतल रखते ही मेरी नजरें सामने के विंडशील्ड, सामने का शीशा पर पड़ी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। विंडशील्ड पर ठीक मेरी आंखों के सामने बाहर की तरफ एक जगह पर घना कोहरा जमा हो गया था। यह कोहरा बाहर की नमी के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने मुंह की भाप से शीशे पर कोई चीज बनाई हो, और उस कोहरे पर किसी ने अपनी उंगली से उलटा स्वास्तिक का निशान बनाया था। जैसे ही मेरी नजर उस निशान पर पड़ी, वह कोहरा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह
एक नया निशान बन गया। एक आंख। वह आंख मुझे घूर रही थी, जैसे उसने कहा हो, तुम बच नहीं सकते। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक भयानक आवाज के साथ रुक गया, और इस बार आवाज ट्रक के बाहर से नहीं आई। इस बार वह आवाज मेरे बिल्कुल अंदर से आई। मेरी छाती के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसने मेरे कानों को सुन्न कर दिया। अकेला, तू हमेशा अकेला। वह आवाज, अकेला, तू हमेशा अकेला, मेरे कानों में नहीं गूंज रही थी, बल्कि मेरी पसलियों के अंदर से, मेरी अपनी धड़कन के साथ निकल रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई ठंडक घुस गई हो, कोई परजीवी जो मेरे शरीर को अपना घर बना रहा हो। मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे। मैं सांस लेना भूल गया। डर ने मुझे जड़ कर दिया था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगी। एक बार, दो बार, और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया। ट्रक का इंजन भी लड़खड़ाने लगा, घुर्रा घुर्रा, जैसे उसमें तेल खत्म हो रहा हो। मैं समझ गया, वह चीज अब मेरी रूह को, मेरे दिमाग को और मेरी मशीन को एक साथ हमला कर रही थी। वह चाहती थी कि मैं यहां हार मान लूं, रुक जाऊं और अंधेरे में उसका शिकार बन जाऊं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उस डर के बीच में मुझे बूढ़े बाबा का चेहरा याद आया, जिसने कहा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बस चलते रहना होगा। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत बटोरी। मैंने जोर से हनुमान चालीसा का एक पाठ मन ही मन शुरू किया। मेरी आवाज मेरे गले में फंसी हुई थी, पर मेरे होंठ हिल रहे थे। जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू की, मेरी सांसें थोड़ी वापस आईं। मैंने अपना दायां हाथ डैशबोर्ड पर पटक कर ट्रक को हिलाया। चल, तुझे चलना होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत चाबी को थोड़ा और घुमाया। इंजन एक भयानक आवाज के साथ फिर से दहाड़ा और ट्रक के अंदर की लाइटें वापस आ गईं। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर लगाया। ट्रक आगे बढ़ा। अंधेरे में अब मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी, वह दूर की पीली रोशनी जो किसी कस्बे की थी। मुझे उस रोशनी तक पहुंचना था। ट्रक तेजी से भाग रहा था, बिना हेडलाइट्स के। मैं इंजन की हल्की सी रोशनी और दूर की शहर की रोशनी के भरोसे गाड़ी चला रहा था। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी और खतरा बहुत ज्यादा था। तभी मेरे पीछे की खिड़की से, हाँ ठीक ड्राइवर सीट के पीछे वाली छोटी सी खिड़की से, एक साफ काला साया अंदर आया और तेजी से मेरे कंधे के ऊपर से गुजर गया। वह साया बहुत पतला और लंबा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, कैबिन का तापमान अचानक बहुत गिर गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। वह साया मेरी सीट के बगल में यात्री सीट पर एक जगह पर ठहर गया। मैं अब भी स्टीयरिंग पर जकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी बाईं आंख के कोने से देखा। वहां कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी, लेकिन सीट पर मेरी आंखों के सामने एक गीला निशान दिखाई दे रहा था, और उस निशान के ठीक ऊपर हवा में मुझे एक परछाई दिख रही थी। यह ऐसी परछाई थी जिसका कोई आधार नहीं था, जैसे अंधेरे ने खुद कोई आकार ले लिया हो। यह साया बस वहां बैठा था, बिना किसी हिलडुल के। वह साया बिल्कुल उस औरत के आकार का था जिसकी आंखें खाली गड्ढे थीं। मुझे लगा जैसे वह बस इंतजार कर रही थी कि मैं कब उस साये को देखूं और डर से टूट जाऊं। मैंने अपने आप को समझाया, राजेश, देखना नहीं है, बस गाड़ी चला, उसे नजरअंदाज कर। मैंने पूरी तरह से सामने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने एक्सीलरेटर को और दबाया। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, पर मुझे परवाह नहीं थी। जैसे ही ट्रक एक बड़े गड्ढे से गुजरा, वह साया अचानक हिल गया, और फिर मैंने सुना, टक टक टक। यह आवाज मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी। यह ऐसी आवाज थी जैसे किसी नुकीली चीज से ट्रक की धातु पर धीमे धीमे वार किया जा रहा हो। मैंने अपनी आंखें सामने सड़क पर गड़ाए रखी। मैं उस आवाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज अब और तेज हो गई, टक टक टक। और इस बार आवाज वहां से आ रही थी जहां मैंने गणेश जी की मूर्ति रखी थी। डैशबोर्ड। मैंने अपनी नजरें सड़क से नहीं हटाई। मुझे पता था कि अगर मैंने अब देखा तो मैं उस साये से आंखें मिला बैठूंगा और तब मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे हाथ पर अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ,
जैसे किसी ने मेरे हाथ को जला दिया हो। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और देखा। मेरे दाएं हाथ पर जहां मैंने स्टीयरिंग पकड़ा था, 3 लंबी गहरी लाल लकीरें बन गई थीं। ये ऐसे दिख रही थीं जैसे किसी ने तेजी से गर्म नाखून मेरे हाथ पर रगड़ दिए हों। और उन्हीं लकीरों से एक धीमी सी आवाज फिर आई, तू मेरा है। मेरे दाहिने हाथ पर जली हुई सी जो 3 लकीरें थीं, उनसे एक असहनीय जलन और दर्द हो रहा था। और उस दर्द के साथ ही वह ठंडी फुसफुसाती आवाज आई थी, तू मेरा है। मैं जानता था कि वह साया जो मेरे बगल की सीट पर बैठा था अब मुझ पर हमला कर रहा था, शारीरिक रूप से। वह अब मेरे दिमाग को तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मेरे शरीर पर हमला शुरू कर दिया था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को फिर से कसकर पकड़ा। हाथ में भयंकर दर्द था, पर अब मुझे डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और मैंने तय कर लिया था कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं किसी का नहीं हूं, मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज कैबिन में गूंज उठी, जिसने उस फुसफुसाहट को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। मैंने ट्रक के अंदर की सारी लाइटें बंद कर दी। अंधेरा अब पूरी तरह से अंदर और बाहर छा गया था, सिवाय सामने की हल्की दूर की पीली रोशनी के। मैंने सोचा, अगर मैं उसे देख नहीं सकता तो शायद वह भी मुझे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगी। मेरा ध्यान पूरी तरह से सामने सड़क पर था। मेरा मकसद साफ था, बस उस रोशनी की तरफ भागना। तभी मेरे कानों में फिर एक ठंडी गूंज आई। इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो मेरे सिर के अंदर बज रही थी। तेरा ब्रेक फेल हो गया है। मैंने अपनी दाहिनी टांग को ब्रेक पैडल पर दबाया। पैडल बिना किसी रुकावट के जमीन तक चला गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ब्रेक फेल। मेरी आंखें दहशत से बाहर आ गईं। मेरा ट्रक अब फुल रफ्तार पर था और अगर सामने कोई मोड़, गड्ढा या कोई और गाड़ी आ गई तो मैं और मेरा ट्रक दोनों हवा में उड़ जाएंगे। झूठ, तू झूठ बोल रही है, मैंने चीखते हुए कहा, पर मुझे पता था कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। पैडल पर कोई प्रतिरोध नहीं था। ब्रेक सच में काम नहीं कर रहे थे। वह औरत मुझे मरने के लिए मजबूर कर रही थी और वह चाहती थी कि मैं ब्रेक की विफलता के डर से खुद ही नियंत्रण खो दूं। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो डर कर स्टीयरिंग छोड़ दूं और एक्सीडेंट का इंतजार करूं, या फिर उस शहर की रोशनी तक पहुंचने के लिए अपनी ड्राइविंग का सारा अनुभव लगा दूं। मैंने तुरंत निर्णय लिया। मैंने इंजन से ब्रेक लगाने का फैसला किया। ट्रक ड्राइवर इस तकनीक का इस्तेमाल ढलान पर या इमरजेंसी में करते हैं। मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाकर क्लच दबाया और गियर को एक एक करके नीचे शिफ्ट करना शुरू किया। 6ठा गियर, 5वां गियर, 4था गियर। हर बार जब मैं गियर नीचे करता, इंजन जोर से चिल्लाता और ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम होती। यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि अचानक गियर बदलने से टायर लॉक हो सकते थे। जब मैं 4थे गियर पर आया, तब मेरी रफ्तार थोड़ी नियंत्रण में आई, लेकिन ट्रक अभी भी बहुत तेज था। तभी मेरे पीछे से, जहां वह साया बैठा था, एक जोरदार दहाड़ आई। वह दहाड़ इतनी क्रूर थी कि मेरी कैबिन की खिड़कियां कांप गईं। तू बच नहीं सकता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। दहाड़ के साथ ही ट्रक के कैबिन के अंदर जोरदार हवा का एक झोंका आया। मेरी टोपी उड़ गई और मेरी आंखों में धूल सी भर गई। वह झोंका किसी तूफान जैसा था, लेकिन वह ट्रक के अंदर ही पैदा हुआ था। फिर दरवाजे के पास मेरे ठीक बगल से मुझे एक सड़ी हुई लाश की गंध महसूस हुई, जो पहले की सड़ी मिट्टी की गंध से भी कई गुना ज्यादा तेज थी। यह ऐसी गंध थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। मैं बस गियर को तीसरे पर लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने गियर को तीसरे पर शिफ्ट किया, इंजन फिर से चिल्लाया और ट्रक की रफ्तार तेजी से गिरी। और उसी पल धड़ाम, मेरे सामने विंडशील्ड के बाहर एक भयानक आवाज आई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक बड़ी काली भयानक आकृति मेरे सामने विंडशील्ड पर चिपकी हुई थी। वह वही औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके फटे हुए कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसके चेहरे पर अब आंखें नहीं थीं, बल्कि एक भयानक काला गहरा घाव था। वह अब इतनी करीब थी कि मैं उसके चेहरे की सड़ी हुई
सूखी हुई चमड़ी की बनावट को साफ देख सकता था। वह अब दहाड़ नहीं रही थी, बल्कि उसके मुंह से बस एक भयानक लंबी धीमी सी आवाज निकल रही थी, जैसे किसी जख्मी जानवर की। विंडशील्ड पर चिपकी वह काली आकृति, वह भयानक औरत मेरे सामने थी। उसके चेहरे का काला गहरा घाव मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां शीशे पर खरोंच बना रही थीं। मैं अब उसकी सांसों की सड़ी हुई गंध को सीधे महसूस कर सकता था। मुझे लगा कि शीशा किसी भी पल टूट जाएगा और वह मेरे ऊपर झपट पड़ेगी। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से कोई आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही ठंडी और तेज हवा निकली, जो शीशे पर जमा होकर जमने लगी। लेकिन मैंने अब भागने या चीखने की गलती नहीं की। मेरे दिल में अब डर की जगह सिर्फ बचने की जिद थी। मैंने अपनी आंखें सामने की तरफ शहर की उस हल्की पीली रोशनी पर टिका दी। मैं जानता था कि वो मेरा अंतिम ठिकाना है। तुझे मैं नहीं दूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं पूरी ताकत से इंजन ब्रेकिंग पर निर्भर था। ट्रक अभी भी रफ्तार में था, लेकिन मैंने हिम्मत करके अंतिम गियर यानी दूसरा गियर डाल दिया। जैसे ही दूसरा गियर लगा, ट्रक एक जोरदार झटके के साथ धीमा हुआ, इतना धीमा कि वह भयानक औरत अपनी पकड़ खो बैठी। स्लिप! वह विंडशील्ड से फिसलकर ऊपर छत पर गिर गई। वह एक तेज चीख के साथ पीछे घिसटी। मुझे इस बात का फायदा उठाना था। ट्रक अब करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर था, जो बिना ब्रेक के एक सुनसान हाईवे पर एक बड़ी जीत थी। मैं तेजी से क्लच दबाकर एक्सीलरेटर पर हल्का पैर रखकर ट्रक को ड्राइव करने लगा। शहर की रोशनी अब बहुत करीब थी, शायद बस 2 या 3 किलोमीटर दूर। मैं सड़क पर अब कुछ बिजली के खंभे देख सकता था, जिन पर दूर दूर की लाइटें जल रही थीं। तभी मेरे पीछे एक भयानक आवाज आई। धड़ाम! ट्रक के पीछे जहां माल रखा था, वहां जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे वह औरत अब मेरे माल पर हमला कर रही हो। मुझे माल की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ जिंदा रहना था। लेकिन वह आवाज बंद नहीं हुई। धड़ाम धड़ाम लगातार वार हो रहे थे, और उन वारों के साथ ही मैं महसूस कर रहा था कि मेरा ट्रक दाहिनी तरफ जोर से खींच रहा है। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। मैं जानता था कि अगर मैं संतुलन खो दूंगा तो इतनी रफ्तार में पलटना तय था। मैंने स्टीयरिंग को बाईं तरफ घुमाया, पर ट्रक फिर भी दाहिनी तरफ भाग रहा था। वह मेरे टायर पंचर कर रही है। मेरे दिमाग में यह भयानक ख्याल आया। मैंने तुरंत डैशबोर्ड पर रखी अपनी टॉर्च उठाई। मैंने उसे कैबिन के अंदर फेंका और फिर अपने सिर को झुकाकर टॉर्च की रोशनी में ट्रक के स्विच बोर्ड को देखने लगा। मुझे इमरजेंसी लाइट्स का स्विच मिला, वह स्विच जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं जलाता था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की और तेजी से उस स्विच को ऑन कर दिया। चमक! मेरे ट्रक की चारों इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं, लेकिन यह सिर्फ लाइटें नहीं थीं, यह फ्लैश लाइट्स थीं जो बहुत तेजी से जल बुझ रही थीं। लाल और नारंगी रंग की रोशनी। वह बूढ़ा आदमी मुझे बता चुका था कि वह औरत रोशनी में नहीं रह सकती। जैसे ही वह तेजी से जलती बुझती रोशनी ट्रक के चारों ओर फैली, पीछे से आती धड़ाम की आवाज तुरंत थम गई। वह सड़ी हुई गंध भी अचानक हवा में घुल गई। ट्रक के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा पहले से ज्यादा डरावना था, क्योंकि वह किसी तूफान के रुक जाने के बाद आता है। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। मैं अपनी दाहिनी टांग को ब्रेक पैडल पर दबा रहा था, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हाँ, ट्रक अब सीधा चल रहा था। मैंने इमरजेंसी लाइट्स को जलता रहने दिया और रफ्तार को और कम किया। मैं अब उस कस्बे के पहले चेक पोस्ट के पास पहुंच रहा था। दूर से मुझे कुछ पुलिस वाले और 2-3 और ट्रक ड्राइवर दिखाई दे रहे थे, जो अपनी अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे। मानव आवाजें और अन्य ट्रकों की आवाज मेरे कानों में अमृत की तरह थी। जैसे ही मेरा ट्रक चेक पोस्ट के पास पहुंचा, मैं हॉर्न बजाता रहा। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर रोका। मैंने इंजन बंद नहीं किया, बस उसे न्यूट्रल में डाल दिया। मैं कांपते हुए ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले अपनी दाहिनी तरफ के पीछे वाले टायरों पर देखा। वहां एक टायर पूरी तरह से हवा से बाहर था। वह फट चुका था और उसके चारों तरफ गहरे लंबे नाखूनों के निशान थे,
जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। मैं उस पुलिस वाले की तरफ भागा जो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि मेरा ट्रक बिना साइड मिरर के और इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके आया था। सर सर मेरी मदद कीजिए, मैंने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ भाई, ब्रेक फेल हो गया क्या? पुलिस वाले ने पूछा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले मेरी नजर अपने ट्रक के पिछले हिस्से पर गई। माल के ऊपर बंधी हुई हरी तिरपाल पूरी तरह से फटी हुई थी और उस फटी हुई तिरपाल पर लाल रंग में किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फिर मिलूंगी। यह देखकर मेरे पैर कांप उठे। मैं जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बच गया था, पर वह जा नहीं पाई थी, वह सिर्फ भाग गई थी। चेक पोस्ट पर जमीन पर बैठते ही मेरी आंखें बंद हो गईं, पर मेरे दिमाग में वह लाल रंग से लिखा हुआ संदेश घूम रहा था, फिर मिलूंगी। ये एक धमकी थी, एक वादा जो उस भयानक आत्मा ने मेरे बचने के बावजूद किया था। पुलिस वाले और कुछ ट्रक ड्राइवर मेरे पास आ गए थे। क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? पुलिस वाले ने मुझे उठाते हुए पूछा। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं उन्हें क्या बताता कि एक ऐसी औरत मेरे ट्रक पर थी जिसके शरीर में आंखें नहीं थीं और उसने मेरे ब्रेक फेल कर दिए थे। कोई यकीन नहीं करता, वे मुझे पागल समझते। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और गहरी सांस ली। सर मेरा ब्रेक फेल हो गया था, मैंने कांपते हुए कहा। और इस सुनसान रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे ट्रक पर हमला किया, टायर पंचर कर दिया। भागते हुए मैंने लाइट्स ऑन कर दी। मैंने जानबूझकर कुछ लोग कहा ताकि बात पुलिस की समझ में आए। मैंने अपने हाथ पर लगे जले हुए निशान को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। पुलिस वाले ने मेरे टायर को देखा। हाँ, टायर तो फटा हुआ है, इतनी रात को अकेले नहीं चलना चाहिए था। खैर, तुम ठीक हो, यह अच्छी बात है। अगले कुछ घंटों तक मैं वहीं चेक पोस्ट पर बैठा रहा। बाकी ट्रक ड्राइवर मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मुझे हर परछाई में वह भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। सुबह के 4 बजे के आसपास जब हल्की रोशनी होनी शुरू हुई, तब जाकर मेरे शरीर में थोड़ी जान आई। मैंने एक स्थानीय टायर मैकेनिक को बुलवाया। जब वह टायर बदलने आया तो मेरी नजर फटे हुए टायर पर पड़ी। टायर फटने का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे वह किसी कील या गड्ढे से फटा हो। उस पर सचमुच नुकीले, गहरी मानव उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचकर फाड़ा हो। मैंने उस मैकेनिक से कोई बात नहीं की और चुपचाप नया टायर लगवा लिया। फिर मैं अपने ट्रक की कैबिन में गया। मैंने डैशबोर्ड पर से मिट्टी और खून के निशान को फिर से साफ किया। मैंने साइड मिरर को पूरी तरह से हटा दिया ताकि वहां बस खाली जगह बचे। लेकिन जब मेरी नजर ट्रक के पिछले हिस्से पर गई, जहां वह लाल संदेश लिखा था, तो मेरे होश उड़ गए। संदेश अब वहां नहीं था। वह कपड़ा, वह तिरपाल अभी भी फटा हुआ था, लेकिन फिर मिलूंगी लिखा हुआ वह भयानक संदेश पूरी तरह से गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। पर जब मैंने उस जगह को छूकर देखा तो मेरी उंगलियों पर सूखे हुए खून की महक आई जो सड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। क्या वह बस एक चेतावनी थी जो अब मिटा दी गई, या वह चीज अब भी मेरे दिमाग से खेल रही थी? मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उस जगह पर एक नया मजबूत तिरपाल बांधा, गणेश जी की मूर्ति को साफ किया और अपने सफर पर आगे बढ़ा। उस दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई। मैंने ट्रक को एक बड़े ढाबे पर खड़ा किया और कैबिन को अंदर से लॉक करके बस सोता रहा। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। मेरी आंखें खुली थीं और मैं बस छत को घूर रहा था जहां से वह भयानक आवाज आई थी। शाम को जब मैं दिल्ली से बस कुछ ही घंटे दूर था, मैंने ढाबे के मालिक से पूछा, ये हाईवे NH48, इस पर कोई पुरानी कहानी है क्या? ढाबे का मालिक एक पुराना शांत आदमी था। उसने मेरी तरफ देखा जैसे वह पहले से जानता हो कि मैं क्या पूछने वाला हूं। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, बेटे, तुम ट्रक ड्राइवर हो, तुम इस सड़क के खतरे को समझते होगे, पर यह सड़क खतरों से नहीं, श्राप से भरी है। क्या हुआ था यहां? मैंने धीमे से पूछा। 20 साल पहले यहां एक लड़की, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ कार से जा रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी।
वह ट्रक वाला दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। पति मौके पर ही मर गया। ढाबे वाले की आवाज भारी हो गई, पर लड़की बच गई थी। थोड़ी देर के लिए वह ट्रक के नीचे दबी हुई थी, पर जिंदा थी। उसने कई ट्रक ड्राइवरों को रुकने के लिए आवाज दी, पर किसी ने मदद नहीं की। हर कोई डरकर भाग गया। और फिर ट्रक ड्राइवर ने देखा कि वह जिंदा है। उसने घबराकर ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और उसे वहीं दबाकर मार दिया, जानबूझकर। मेरी रूह कांप गई। मुझे याद आया कि उस रात मैंने भी ट्रक को रिवर्स गियर में डाला था, जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ढाबे वाले ने मेरी तरफ देखा। लोग कहते हैं कि वह लड़की अब भी यहां भटकती है। वह हर उस ड्राइवर से बदला लेती है जो रात को डरकर या स्वार्थ से किसी की मदद नहीं करता। उसने अपनी आंखें वहीं सड़क पर गंवाई थीं, इसलिए वह बिना आंखों के दिखती है। और जिसने उसे देखा वह क्या करता है, मैंने पूछा। अगर तुम जिंदा बच गए हो बेटा, ढाबे वाले ने कहा, तो तुम्हारा पीछा वह तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम किसी ऐसे ड्राइवर की मदद न करो जो रात को मुश्किल में हो। वह तुम्हें एक मौका देती है। अगर तुम यह मौका चूक गए तो तुम्हारी कहानी भी इसी सड़क का हिस्सा बन जाएगी। ये सुनकर मुझे बूढ़े बाबा की बात याद आई। जिंदा रहने के लिए चलते रहना होगा। लेकिन ढाबे वाले ने एक नई बात बताई, जिंदा रहने के लिए अच्छा काम भी करना होगा। ढाबे वाले की बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मुझे एक मौका मिला है। उस रात मैं जिंदा बचा, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस बूढ़े बाबा की बात मानी और भागता रहा। पर अब मुझे उस श्राप को तोड़ने के लिए किसी ऐसे की मदद करनी होगी जो रात के वक्त इस हाईवे पर मुश्किल में हो। मैं दिल्ली पहुंचा, माल उतारा और वापस आने का सफर शुरू किया। लेकिन इस बार मैं पहले वाला राजेश नहीं था। मेरे पास साइड मिरर नहीं थे और मेरे दाहिने हाथ पर उस जलते हुए निशान की यादें थीं। मैंने तय किया कि मैं रात को गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं दिन में ही जितना हो सकता था उतना सफर करता था और शाम होते ही ट्रक को किसी सुरक्षित भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर खड़ा कर देता था। लेकिन उस भयानक रात की यादें मुझे सोने नहीं देती थी। हर रात मैं कैबिन के अंदर लेटा रहता और मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे ऊपर से गुजर रहा हो या कोई मेरे कान में ठंडी सांस छोड़ रहा हो। मैं तुरंत उठकर टॉर्च जलाता और देखता कि सब खाली है। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। करीब 2 हफ्तों बाद मैं वापस उसी राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास पहुंच गया जहां यह सब शुरू हुआ था। यह अब मेरे लिए सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। मैंने जानबूझकर रात को 9 बजे के आसपास उसी सुनसान स्ट्रेच हिस्से पर सफर करना शुरू किया जहां मैंने उस बूढ़े बाबा की दुकान देखी थी। मुझे पता था कि अगर मुझे अपना दूसरा मौका चाहिए तो मुझे वहीं जाना होगा जहां खतरा था। रात का घना अंधेरा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और मेरे पास अब साइड मिरर नहीं थे, जिससे मुझे और भी अजीब लग रहा था। मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। मेरा मन शांत था, पर मैं हर आहट के लिए तैयार था। मैं उसी जगह से गुजरा जहां बूढ़े बाबा की दुकान थी, लेकिन इस बार वहां कोई दुकान नहीं थी। वह जगह वीरान थी। न कोई लालटेन की रोशनी, न कोई टायर का ढेर, बस सूखी ऊबड़ खाबड़ जमीन। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह भी सिर्फ एक भ्रम था, या वह कोई और था जिसने मुझे बचाया था? मैं निराश नहीं हुआ और आगे बढ़ता रहा। मैंने तय किया था कि मैं उस रात रुकूंगा नहीं, बल्कि बस चलता रहूंगा। तभी लगभग आधी रात के आसपास मैंने अपने से लगभग 1 किलोमीटर आगे सड़क के बीचों बीच किसी चीज को हिलते हुए देखा। मैंने तुरंत रफ्तार धीमी कर दी। यह कोई जानवर नहीं था, क्योंकि वह लगातार एक ही जगह पर हिल रहा था, जैसे कोई इंसान जमीन पर गिरकर छटपटा रहा हो। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा एक आदमी सड़क पर लेटा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। उसके बगल में एक पुरानी मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। मुझे देखते ही उसने अपना कमजोर हाथ मेरी तरफ उठाया। यह मेरी परीक्षा थी। यह मेरा दूसरा मौका था। मेरे दिमाग में तुरंत ख्याल आया, मत रुक, यह उसका जाल हो सकता है। वह औरत किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ढाबे वाले की बात मेरे कानों में गूंजी, तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम किसी ऐसे ड्राइवर की मदद ना करो
मैंने बिना एक पल घुमाए ब्रेक लगाया। ट्रक एक लंबी आवाज के साथ रुक गया। मैंने दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर बाहर निकला। मेरे कदम जमीन पर पड़े और तुरंत मेरे कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। आ गया मेरे जाल में, अब तू मेरा है। वह आवाज बहुत नजदीक थी। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और उस घायल आदमी की तरफ दौड़ा। वह आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था। उसकी टांग में चोट लगी थी और वह खून से लथपथ था। भाई क्या हुआ? मैंने झुककर पूछा। कोई भयानक चीज थी, अंधेरे में मेरे पास से गुजरी, उसने मुझे गिरा दिया। वह आदमी बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मैंने उस आदमी को जमीन से उठाया और उसे सहारा देकर तेजी से अपने ट्रक की तरफ ले आया। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाने की कोशिश की, मेरे पीछे की सड़क से जहां वह आदमी गिरा था एक जोरदार दहाड़ आई। मैंने मुड़कर देखा। वहां अंधेरे में एक काली लंबी आकृति तेजी से मेरी तरफ भाग रही थी। वह हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में जोरों से फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखें, वे दो गहरे काले गड्ढे थे। वह मेरे पास आ रही थी बहुत तेजी से। वो काली आकृति, वो भयानक औरत तेजी से मेरी तरफ भाग रही थी। वह हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में जोरों से फड़फड़ा रहे थे और वह अब मुझसे बस कुछ ही फीट दूर थी। उसका भयानक बिना आंखों वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने घायल आदमी को धक्का देकर कैबिन के अंदर डाला और तुरंत ट्रक के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इंजन स्टार्ट कर सकूं। धड़ाम! उस औरत ने दरवाजे पर जोर से हमला किया। ट्रक का दरवाजा हिल गया और धातु की एक तेज आवाज आई, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। मैंने तुरंत इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन एक झटके में स्टार्ट हुआ। राजेश, तू उसे अकेला छोड़ दे! घायल आदमी, जो अब दर्द से ज्यादा डर में था, चिल्लाया। चुप रहो, मैंने जोर से कहा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वह औरत अब ट्रक के सामने आ गई थी। मैंने ब्रेक लगाया था, इसलिए ट्रक चल नहीं रहा था। वह ठीक विंडशील्ड के सामने खड़ी थी। मेरे दोनों हाथों में अब भयानक जलन शुरू हो गई थी, उसी जले हुए निशान पर जो उसने पहले बनाए थे। उसकी भयानक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। तू फिर से डर गया। तूने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मदद की। तू स्वार्थी है। मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा। मैंने सीधे सामने सड़क पर देखा। मुझे याद आया कि ढाबे वाले ने कहा था, वह तुम्हें एक मौका देती है। मैंने तुरंत ड्राइवर सीट से थोड़ा झुककर घायल आदमी के पास रखी उसकी टूटी हुई मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। मैंने उसे उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हारी चाबी? फिर मैंने अपने गले से सोने की पतली चेन निकाली, जिसमें मेरे पिता की दी हुई एक छोटी पुरानी पीतल की अंगूठी लटकी थी। यह मेरे लिए सबसे कीमती चीज थी। ये ले। मैंने ट्रक का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और वह चेन और अंगूठी, जो मेरे लिए बहुत कीमती थी, दरवाजे के बाहर फेंक दी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं भाग रहा हूं, मैं मदद कर रहा हूं। यह तुम्हारी कीमत नहीं है, यह मेरे बचाव की कीमत है। यह ले और मुझे जाने दे। जैसे ही वह चेन जमीन पर गिरी, उस औरत की भयानक आंखें उस चमकते हुए सोने और पीतल की तरफ मुड़ गईं। वह हमला करना भूल गई। उसी क्षण मैंने पहला गियर डाला और एक्सीलरेटर पर जोर लगा दिया। ट्रक एक भयानक दहाड़ के साथ आगे बढ़ा। उस औरत ने मेरी तरफ एक अंतिम भयानक चीख निकाली, लेकिन वह सोने की चेन को छोड़ नहीं पाई। वह हवा में एक पल के लिए रुकी रही और फिर झटके से जमीन पर गिरी और उस चेन को उठाने के लिए आगे बढ़ी। यही मेरा मौका था। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक को भगाता रहा। मैंने उस घायल आदमी से कहा, तुम ठीक हो, हम बस एक गांव की तरफ जा रहे हैं, वहां तुम्हें मदद मिलेगी। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था, पर वह अब शांत था। मैं करीब 20 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ट्रक भगाता रहा, जब तक कि मैं एक छोटे से गांव की पहली बस्ती के पास नहीं पहुंच गया। यहाँ कुछ घर थे और रात के अंधेरे में भी हल्की हल्की आवाजें और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने ट्रक रोका और उस आदमी को बाहर निकाला। वह दर्द से कराह रहा था, पर वह अब सुरक्षित था। जाओ, गांव वालों से मदद मांगो, मैंने उससे कहा। तुम कौन हो? क्यों मेरी जान बचाई? उसने पूछा। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं,
मैंने कहा, और मैं जानता हूं कि अंधेरी सड़क पर अकेला होने का मतलब क्या होता है। मैंने उसे वहीं छोड़ा और तुरंत अपने ट्रक में वापस आया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स किया और हाईवे की तरफ वापस मोड़ दिया। मैं जानता था कि मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने वह मौका नहीं गंवाया था। मैंने एक निस्वार्थ मदद की थी, ठीक वैसे ही जैसा ढाबे वाले ने कहा था। लेकिन जब मैं वापस हाईवे पर आ रहा था तो मेरा दिल एक अजीब सी डर से धड़क रहा था। क्या वह चली गई होगी? क्या वह श्राप टूट गया होगा? मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई साया नहीं था और न ही मेरे हाथ में जलन हो रही थी। सुबह हुई और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे दूर सड़क पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा सड़क के बीचों बीच वहां सिर्फ सोने की चेन पड़ी थी। अंगूठी वहां नहीं थी। वह अंगूठी, मेरे पिता की दी हुई पीतल की अंगूठी, गायब थी। मुझे समझ आ गया, वह श्राप अब मुझ पर नहीं था, लेकिन उस औरत ने मेरी सबसे कीमती चीज अपने पास रख ली थी। यह एक सौदा था। उसने मेरी जान के बदले मेरी याद रख ली थी। सोने की चेन सड़क पर अकेली पड़ी थी। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा और उस चेन को उठा लिया। वह अभी भी ठंडी थी, मानो बर्फ में पड़ी रही हूं। अंगूठी वहां नहीं थी। वह पीतल की अंगूठी जिसे मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी थी, अब उस भयानक आत्मा के पास थी। यह एक अंतिम विनिमय था, मेरी जान के बदले मेरी सबसे प्यारी निशानी। मुझे लगा जैसे मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वह रात खत्म हो चुकी थी। मैंने चेन अपनी जेब में रखी और ट्रक में वापस आ गया। उस दिन के बाद मैंने बिना किसी डर या अजीब घटना के अपना बाकी सफर पूरा किया। न कोई सड़ी हुई गंध आई, न किसी ने मेरे कान में फुसफुसाहट की। जब मैं वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी में 2 बड़े बदलाव किए। पहला, मैंने अपने ट्रक को पूरी तरह से ठीक कराया। मैंने नए साइड मिरर लगवाए, लेकिन इस बार मैंने उन पर एक काली पट्टी चिपका दी। मैंने मिरर लगवाए जरूर, पर मैं अब भी रात के वक्त पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह काली पट्टी एक तरह का सुरक्षा कवच थी, जो मुझे याद दिलाती थी कि कुछ चीजें अंधेरे में ही बेहतर लगती हैं। दूसरा, मैंने रात को हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं अब सिर्फ दिन की शिफ्ट में काम करता था। अगर माल पहुंचाने में देरी होती थी तो भी मुझे मंजूर था। मेरी जिंदगी उस कमाई से ज्यादा कीमती थी। अगले कई महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मैं काम करता रहा, खाता रहा, सोता रहा। पर उस रात की घटना ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। मैं अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था और रात को मुझे बिना किसी आहट के डर लगता था। एक रात मैं गुजरात के एक बड़े ढाबे पर सोया हुआ था। यह हाईवे का एक व्यस्त हिस्सा था और मेरे ट्रक के चारों तरफ कई और ट्रक खड़े थे। तभी रात के करीब 2 बजे मुझे अपने ट्रक के दरवाजे पर हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत जाग गया। मेरा दिल धड़कने लगा। पुरानी यादें एक पल में वापस आ गईं। मैंने चुपचाप टॉर्च उठाई और दरवाजे के छेद से बाहर झांका। वहां कोई भयानक साया नहीं था, कोई औरत नहीं थी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही जिसने मुझे पहले उस भयानक रात को चाय दी थी और आईना तोड़ने की सलाह दी थी। बूढ़ा बाबा। बाबा! मैं हैरान रह गया। मैंने दरवाजा खोला। बूढ़ा आदमी अब भी वैसा ही दिख रहा था, थका हुआ, लाल आंखों वाला और चेहरे पर अजीब सी शांति। अंदर आ जाओ बाबा, मैंने कहा। बूढ़ा आदमी अंदर नहीं आया, वह बस बाहर अंधेरे में खड़ा रहा। तुम यहां इस ढाबे पर? मैंने पूछा। मैं तुम्हें देखने आया था बेटा, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा। तुम जिंदा बच गए। तुमने अपना मौका नहीं गंवाया। मुझे पता था कि तुम सही फैसला लोगे। पर बाबा, आप उस रात कहां थे और आज यहां इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर? बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में उदासी नहीं, बल्कि हल्की सी खुशी थी। वो मेरी जगह नहीं थी बेटा, वह तो उसका इलाका है। उस रात मैं तुम्हें बचाने के लिए वहीं था और आज मैं तुम्हें आखिरी चीज देने आया हूं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी गोल जंग लगी पीतल की अंगूठी निकाली। वह वही अंगूठी थी जो मैंने उस भयानक औरत को दी थी। ये क्या? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा।
तुमने अपनी कीमती चीज उसके गुस्से को शांत करने के लिए दे दी थी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा बेटा, यह हाईवे हमेशा ऐसी चीजों को अपने पास नहीं रखता। जब उसका काम हो जाता है तो वह निशानी वापस कर देती है। पर यह अंगूठी वापस क्यों? बूढ़े आदमी ने अंगूठी मेरी हथेली पर रखी। वह ठंडी नहीं थी, बल्कि हल्की सी गर्म थी। क्योंकि अब तुम उसके शिकार नहीं हो, तुम अब उसके गवाह हो। वह अब तुम्हें नहीं डराएगी, लेकिन तुम्हें यह कहानी हमेशा याद रखनी होगी और कभी किसी को अंधेरे में अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी पलट गया और अंधेरे में दूर चलने लगा। मैंने उसे आवाज दी, पर वह रुका नहीं। कुछ ही देर में वह ट्रकों और अंधेरे के बीच कहीं गायब हो गया। मुझे पता था कि वह बूढ़ा बाबा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह शायद इस हाईवे का संरक्षक था, या शायद उस लड़की की भटकी हुई आत्मा का एक हिस्सा, जो अब भी नेक काम करना चाहती थी। मैंने उस अंगूठी को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। यह मेरे लिए सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना अनुभव था, और यह निशानी थी कि मैं जिंदा बच गया था।